एवरीवन, आज हम बात करेंगे सूरत के सबसे पुराने, सबसे एक्सपीरियंस और जानीते ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर जयेश शाह के साथ। नमस्कार श्रोता मित्र। सर, आजकल एक चर्चा का विषय बन गया है जैसे कि ओवेरियन कैंसर। तो ओवेरियन कैंसर के रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? ओवरी कैंसर में ज्यादातर फैमिली हिस्ट्री हो तो उसमें 3 to 7 फोल्ड्स बढ़ जाता है। सेकेंडली, जिसका अर्ली मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हुआ और लेट मेनोपॉज होता है उनको ओवरी कैंसर में रिस्क बढ़ जाता है। ओवेरियन कैंसर में पेशेंट सबसे ज्यादा कौन से सिम्टम्स के साथ आता है? ज्यादातर पेशेंट पेट में फुलावा हुआ रहता है, भूख कम रहती है, पेट में बड़ी गठान हो जाती है, कब्जी रहती है और बार बार पेशाब जाना पड़ता है। ये सब ज्यादातर उनके सिम्टम्स रहते हैं। सर, ये कैंसर अक्सर सुना जाता है कि ज्यादातर लेट स्टेज में ही पता चलता है। उनका रीजन ये है कि ओवरीज अपनी पेल्विस में एकदम नीचे रहता है, तो जब तक यूट्रस के पीछे से गठान बड़ी होकर बाहर नहीं आती तब तक पेशेंट को कुछ ज्यादा सिम्टम्स रहते नहीं है। इसकी वजह से जब तक पेट में पानी भरता है, पेट फूल नहीं जाता, तब तक पेशेंट को कुछ सिम्टम्स डेवलप ही नहीं होती है और तब तक पेशेंट स्टेज 3 में चला जाता है। इसी वजह से पेशेंट लेट स्टेज में डायग्नोस होता है। सर, ओवेरियन कैंसर का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? सीटी स्कैन कराना रहता है या बायोप्सी कराएंगे, क्या कराएंगे, या फिर ब्लड रिपोर्ट? और जब भी पेशेंट आता है उनका ये ओवेरियन कैंसर का गठान लेके तब हम सीटी स्कैन कराते हैं और ब्लड रिपोर्ट एक CA 125 करके करते हैं, तो उनमें लेवल काफी बढ़ा हुआ रहता है। मान लो ये पेट में पानी भरा हुआ रहता है तो वो पानी खिंचाव करके पानी में से टेस्ट करते हैं, उसमें कैंसर सेल्स रहते हैं। कभी कभी पेट के ऊपर भाग में बहुत सारी गठान छोटी छोटी रहती है, तो उसमें से बायोप्सी करके हम नक्की करते हैं कि कैंसर है ओवरी कैंसर की नहीं। सर, इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? ये ट्रीटमेंट उनका स्टेज पे डिपेंड होता है। कई बार पेशेंट सीधे बड़ी गठान लेके आते हैं और पेट में पानी भरा नहीं रहता है तो उसका सीधा सर्जरी होता है। लेकिन ज्यादातर पेशेंट जब ये आते हैं तो पेट में पानी भरा हुआ रहता है, बहुत सारी गठान ऊपर के हिस्से में फैली हुई रहती है, तो उसमें बायोप्सी करके कैंसर कंफर्म करके कीमोथेरेपी देके उनको डाउन स्टेज करते हैं, सुखा देते हैं पानी और उसके बाद सर्जरी का प्लान करते हैं। और इसमें भी हम कीमो कैसे देते हैं? कीमो देना पड़ता है इसमें? जो स्टेज 3 में आते हैं उनको हमेशा पहले कीमोथेरेपी देना जरूरी रहता है, क्योंकि डायरेक्ट सर्जरी करने से कई बार ऐसा होता है कि हम ऑप्टिमम सर्जरी नहीं कर पाते हैं। इसके लिए कीमोथेरेपी देने से गठान छोटी हो जाती है और हम कंप्लीट सर्जरी, जिसको साइटोरिडक्टिव सर्जरी कह पाते हैं, तो कीमोथेरेपी हर 3-3 हफ्ते देते हैं, या जो पेशेंट वीक रहते हैं तो उसको हफ्ते हफ्ते कीमोथेरेपी देते हैं। ऐसे 3 या 4 कोर्स देके फिर बाद में सर्जरी का प्लान करते हैं। और सर, सर्जरी के दरमियान भी कोई कीमोथेरेपी दी जाती है, तो वो क्या होती है? हाँ, ये जो है एक ट्रीटमेंट पॉलिसी नया है जिसको हम हाइपरथर्मिक इंट्रापेरिटोनल कीमोथेरेपी बोलते हैं, जिसको हाइपेक कहते हैं। ये हाइपेक थेरेपी हम लोग 2017 से आनंद हॉस्पिटल में कर रहे हैं। हाइपेक थेरेपी हमको बहुत संभल के और बहुत सिलेक्टिव पेशेंट में करनी रहती है। ओके। तो ये हाइपेक होता क्या है सर? हाइपेक थेरेपी में हम ड्यूरिंग सर्जरी जब भी ट्यूबर सब निकल जाता है उसके बाद 43 डिग्री सेंटीग्रेड पे कीमोथेरेपी हम पेट में घुमाते हैं, तो जो माइक्रोस्कोपिक सेल्स, सूक्ष्म सेल्स रहते हैं कैंसर के, वो सब जल जाते हैं। जो अब दिखते नहीं है सेल सरफेस के अंदर रहते हैं, वो सब डिस्ट्रॉय कर जाते हैं। तो उससे रिजल्ट हमको 20-30% एक्स्ट्रा बेनिफिट सर्वाइवल के मिलते हैं। ओह, दैट्स वेरी नाइस। हाइपेक ट्रीटमेंट के रिस्क क्या होते हैं सर? देखो, हाइपेक थेरेपी ऐसा नहीं है कि बहुत सिंपल है। हाइपेक थेरेपी के लिए हम लोग को काफी सिलेक्टिव पेशेंट्स को लेना पड़ता है। यंग पेशेंट अप टू द एज ऑफ 70-75 लेना पड़ता है, जिसको कार्डियक प्रॉब्लम ना हो, जिसको किडनी का प्रॉब्लम ना हो, और सिलेक्टिव पेशेंट और जिसको कंप्लीट ट्यूबर हम निकाल दे तो ही हाइपेक का बेनिफिट रहता है। सो इसके लिए हाइपेक, ड्यूरिंग हाइपेक भी पेशेंट्स के बॉडी में जब भी हम गर्म कीमोथेरेपी डालते हैं तो पेशेंट का कोर बॉडी टेम्परेचर शूट अप होता है। इसकी वजह से हार्ट का पल्स रेट अप डाउन होने का रिस्क रहता है, तो हमको बहुत संभल के ये सब ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो ड्यूरिंग सर्जरी एनेस्थीसिया रिस्क रहता है, पोस्ट सर्जरी हाथ में हीलिंग का इश्यू आना पड़ता है। इसके लिए वी हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव कि यंग फिट पेशेंट का ट्रीटमेंट करें एंड देन वी कैन हैव द बेस्ट रिजल्ट इन लॉन्ग टर्म। ओवेरियन कैंसर का प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है सर?
जिसको ओवरियन कैंसर में जो फैमिली में मान लो किसी को ओवरियन कैंसर हुआ है तो वो पेशेंट्स को जेनेटिक टेस्टिंग करना चाहिए। मान लो जेनेटिक एबनॉर्मलिटी आया BRCA1 BRCA2 तो उन लोगों को बाय द एज ऑफ 40 उनका ओवरीज आपका फैमिली फंक्शन खत्म हुआ, मान लो बच्चे हो गए और अभी ओवरीज की जरूरत नहीं है तो बिफोर द एज ऑफ 40 ओवरीज निकाल दो, दैट इज द सेफेस्ट थिंग। सर, सर्जरी के बाद ये ट्रीटमेंट कितने समय तक चलता है? नॉर्मली जो पेशेंट को हम लोग कीमोथेरेपी पहले देनी पड़ती है 3-4 साइकिल, तो सर्जरी के बाद और 3 साइकिल रहती है। कई पेशेंट को हम लोग टारगेट थेरेपी 1 आध साल तक देना पड़ता है। कई पेशेंट्स को HRD टेस्टिंग करते हैं और उसमें इम्यूनोथेरेपी भी कभी 1-1.5 साल देना पड़ता है। जिसका BRCA टेस्ट पॉजिटिव है तो उनको एक पर्टिकुलर टैबलेट्स आती है ओलापेरिप करके, वो 2 साल 2.5 साल तक हम दे सकते हैं, जिससे ज्यादा लॉन्ग टर्म कंट्रोल रहता है। और सर, क्या ये कैंसर भी दोबारा होने के चांसेस है? देखो, कोई भी कैंसर में रिलैप्स होने का रिस्क तो हमेशा रहता ही है, और खास करके ओवरियन कैंसर क्योंकि ज्यादातर पेशेंट स्टेज 3 में आते हैं तो उसमें रिलैप्स होने का रिस्क हमेशा रहता है। इसके लिए हम पेशेंट्स हर 3-4 महीने पे बुलाते हैं, हर 3-4 महीने पे उनका ब्लड रिपोर्ट CA-125 वगैरह कराते हैं, 4-5-6 महीने में एक बार उनका सोनोग्राफी करते हैं, तो रिलैप्स होता है कि नहीं हमको पता चलता है। अगर रिलैप्स हुआ तो उनका वापस कीमोथेरेपी वगैरह शुरू करके फिर से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। सर, आजकल की जो यंग फीमेल्स है उनको कैंसर के रिगार्डिंग आप क्या एडवाइस देंगे? हर एक फीमेल को एडवाइस की आफ्टर द एज ऑफ 35 उनको ब्रेस्ट के लिए मेमोग्राम करना चाहिए हर 2-3 साल में। हर एक फीमेल को सर्वाइकल वैक्सीन लेना चाहिए, बाय द एज ऑफ 13-14 के ऑनवर्ड्स ले लेना चाहिए, तो उनका सर्विक्स कैंसर से प्रिवेंशन होगा। और ओवरी कैंसर के लिए आफ्टर द एज ऑफ 40-45 उनको अपने गायनेक के पास चेकअप कराते रहना चाहिए, साल में 1 आध बार सोनोग्राफी कराना चाहिए। नॉर्मली ओवरी कैंसर 60-65 इयर्स के बाद होता है, लेकिन हमने देखा है कि आजकल ग्रेजुअली एज कम होती जाती है। हमने देखा है कि 35-40 इयर्स में भी ओवरी कैंसर होने लगा है। तो फ्रॉम द एज ऑफ 35-40 एवरी फीमेल शुड बी विजिलेंट कि कोई एबनॉर्मल है बॉडी में, तो दे शुड बी अवेयर कि उनका टेस्ट होके गायनेक से चेकअप करा। सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस। थैंक यू वेरी मच।